निश्चित रूप से ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। इतना तो मैं बिना किसी फैक्ट को जाने हुए आपसे बता देता हूँ, बिना बड़े षड्यंत्र के ये इस तरह की घटना हो ही नहीं सकती। माने ये तीन लोग जो हैं ये अकेले ये घटना नहीं कर सकते। माने इनके पास ये वेपन, इनका एक साथ जुड़ना, कोई पहले से कोई इस तरह का आपराधिक इतिहास इनका नहीं रहा जिसमें ये साथ में साथ आए हों, कोई इस तरह की बात अभी प्रथम दृष्टया नहीं पता चल रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। इस समय हम मऊ जनपद में मौजूद हैं और हमारे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस से रिटायर्ड डीएसपी धीरेन्द्र राय जी हैं। अभी 2 दिन पहले प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में बदमाशों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। उस हत्या के बाद धीरेन्द्र राय जी से हम जानेंगे कि उनका क्या रिएक्शन है, क्योंकि सबसे पहले धीरेन्द्र राय ने ही अतीक अहमद और उसके पिता को गिरफ्तार किया था। हालांकि 2015 में यह सेवानिवृत्त होकर आ चुके हैं अपने घर पे। तो 2 दिन पहले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई। किस रूप में देख रहे हैं इसको आप? इस तरह के अपराध को कभी भी किसी भी समाज में, सभ्य समाज में स्वीकारोक्ति नहीं मिलनी चाहिए और इस पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के अपराधों के रुकने का या इनको निषिद्ध करने का उपाय खोजना चाहिए तंत्र को। वैसे जो ये घटना घटित हुई है इसमें जो अपराधी हैं, ये अपराधी जैसा इनका आ रहा है कि इन्होंने अपना प्रसिद्धि पाने के लिए अपराध किया, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। निश्चित रूप से ये 3 जगहों के हैं, एक बांदा का है, एक हमीरपुर का है और एक उधर वेस्टर्न यूपी का है। तो ये इस तरह से खाली प्रसिद्धि पाने के लिए और इनके पास इस तरह के इम्पोर्टेड वेपन भी मिले मौके पर, माने ये सब चीज़ें जो ये मुझे लगता है कि ये जो कह रहे हैं ये यथार्थ नहीं है। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये कॉन्स्पिरेसी करके इस घटना को अंजाम दिया गया है। इधर जो मैंने अतीक के गिरफ्तारी के बाद, अतीक के जुडिशल कस्टडी, पुलिस कस्टडी में आने के बाद से जो मीडिया के माध्यम से जाना है उसमें ये बताया गया था कि अतीक अहमद ने पुलिस के सामने ये सब बातें बताई हैं कि उसको जो वेपन इत्यादि मिलते थे वो आईएसआई के थ्रू आते थे, वो ड्रोन से ड्रॉप होते थे और पाकिस्तान, वो पंजाब से वो कलेक्ट करता था, पाकिस्तान का कनेक्शन था। तो ये बहुत बड़ी बात है और जो वेपन भी हैं वो भी इम्पोर्टेड हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। आईएसआई भी हो सकती है, पाकिस्तान भी हो सकता है, कोई हो सकता है कि हम एजेंसीज हमारे तक न पहुँचे, माने एजेंसीज हमारे तक न पहुँचें, इसके लिए ये हत्या करा सकती हैं। वो जो बड़ी बड़ी आईएसआई इत्यादि हैं विश्व में उनका एक रिकॉर्ड है कि इस तरह के अपराध वो कराते रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो अतीक ने इस तरह के बहुत से अपराध किए हैं और अतीक ने स्वयं किए भी हैं और कराए भी हैं। तो जितने लोग प्रभावित हैं उसमें भी बहुत से बड़े बड़े लोग प्रभावित थे उसके आपराधिक कृत्यों से। तो वो भी किसी षड्यंत्र में सम्मिलित होकर ये घटना करा सकते हैं। अब ये तो एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन करेंगी, उसके बाद ही वहाँ तक आदमी पहुँच सकता है। लेकिन मैं इस मत का हूँ कि ये केवल ये 3 जो लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है वही इस घटना के पीछे नहीं है। इसका स्विच कहीं और है, इस अपराध का स्विच कहीं और है और ये अपराध हुआ है। एक बात ज़रूर मुझे कहनी है कि जो देखिए प्रेस के लोग इनका माने पूछताछ है, ये वो अतीक का, विशेष रूप से अतीक का मैंने देखा कि जब ये गुजरात से चल रहे हैं तो पीछे पीछे कंप्लीट प्रेस पीछे पीछे चल रहा है। वो उतर के पेशाब करने जा रहे हैं तो भी माइक लगा रहा है। मुझे लगता है कि पुलिस भी थोड़ा प्रेस से सहमति है, तो प्रेस को भी ये करना पड़ेगा, मीडिया के लोगों को भी आत्मावलोकन करके अपने लिए कुछ तय करना होगा कि किस सीमा तक इन्वेस्टिगेशन में उनको इंटरवीन करना चाहिए। देखिए ये मीडिया कर्मी का रूप बना के ही आए और इनको गोली मारने का अवसर मिला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद अगर मीडिया कर्मी के रूप में ये ना आते तो पुलिस इनको डिटेक्ट करती, रोकती। तो इसमें मीडिया कर्मी को भी देखना चाहिए और उन लोगों को अपने से भी तय करना चाहिए। वैसे बता रहे हैं कि शायद कोई गवर्नमेंट भी एसओपी वगैरह बना रही है, अच्छी बात है। अपना स्वयं निर्णय लेके कि हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन में कहाँ तक इंटरवीन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मीडिया के लोगों को इस पर सचेत होना चाहिए। इसलिए कि एक बड़ी घटना हो गई और उसकी आड़ में, मीडिया की आड़ में उन्होंने एकदम नज़दीक आ गए और उन्होंने मार दिया। बाकी रही पुलिस की बात,
बहुत लोगों ने पुलिस के बारे में कहा कि पुलिस को रिटेलिएट करना चाहिए, उनकी कस्टडी में ऐसा हो गया। ये बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई हैं, आज नहीं आदिकाल से होती चली आ रही हैं। ये एक तरह से अचानक आक्रमण है जिसको कहते हैं एम्बुश। तो एम्बुश में तो अगर आर्मी फंस जाती है, आप अपने देश का ही देख लीजिए, विदेश की तो बात छोड़िए जहाँ बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज़ हैं, अपने देश में देखिए आपकी जम्मू कश्मीर वगैरह में जब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती थी, नॉर्थ ईस्ट में होता था, तो आर्मी जब फंसती थी एम्बुश में तो उसका निकलना मुश्किल होता था। तो पुलिस के लोग थे अपनी ट्रेनिंग के आधार पर, और जो उनके प्रति उत्पन्न मति ने उस समय उनको बताया उस हिसाब से उन्होंने एक्ट किया। तो पुलिस के एक्ट से तो मैं संतुष्ट हूँ कि पुलिस ने कम से कम अभियुक्तों को पकड़ लिया। आज एजेंसीज के पास ये अवसर है कि वो पता लगाएं कि वास्तविक हत्यारा कौन है, हत्या का कारक कौन है। माने ये तो सीधे मिल गए, इनके पास वेपन मिल गए, लेकिन वास्तविक हत्या के पीछे कौन शक्ति है, कौन लोग हैं, ये इन्वेस्टिगेशन आसानी से सिद्ध कर सकता है। क्या लग रहा है आपको कि जो ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, इसके पीछे कहीं न कहीं कोई गैंग इन्वॉल्व है? निश्चित रूप से ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। इतना तो मैं बिना किसी फैक्ट को जाने हुए आपसे बता देता हूँ, बिना बड़े षड्यंत्र के ये इस तरह की घटना हो ही नहीं सकती। माने ये 3 लोग जो हैं ये अकेले ये घटना नहीं कर सकते। माने इनके पास ये वेपन, इनका एक साथ जुड़ना, कोई पहले से कोई इस तरह का आपराधिक इतिहास इनका नहीं रहा जिसमें ये साथ में साथ आए हों, कोई इस तरह की बात अभी प्रथम दृष्टया नहीं पता चल रही। इस कारण निश्चित रूप से कोई न कोई ऑर्गेनाइज गैंग है, आईएसआई भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है कि उसे वहाँ तक एजेंसीज न पहुँचें इंडिया की, इसलिए इनका मर्डर करा दिया। और दूसरे लोग भी हो सकते हैं जो इनसे ऑर्गेनाइज करके, माफिया हो सकते हैं जो ऑर्गेनाइज करके इस तरह का अपराध करा दें। हमारे जिस तरह से कस्टडी रिमांड पे लिया था पुलिस ने अतीक और अशरफ को, और मूवमेंट चल रही थी पूरे प्रयागराज में, तो क्या लगता है आपको कि जो फोर्स थी मेडिकल कराते समय, जिस समय ये घटना हुई, फोर्स की कमी की वजह से ये घटना हो गई? क्या अगर ज़्यादा पुलिस बल रहता तो क्या इस घटना को टाला जा सकता था, या फिर और त्वरित कार्रवाई पुलिस कर सकती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए 17 आदमी थे, 2 आदमियों के लिए 17 आदमी बहुत होते हैं, और जो अपना हमारा इस कोर्ट रूल है उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि अतीक और वो और पुलिस। देखिए एक बात मुझे कहनी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को मारना चाहता है, वो डिटर्मिन्ड हो जाए कि मुझे किसी को मारना है, और उसमें भले हम मर जाएं, अगर उसका ये है कि हम मर जाएं लेकिन हम मारेंगे ज़रूर, तो इसके अगेंस्ट अभी पूरे वर्ल्ड में कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना तो यूएस में, ना तो स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के पास, किसी के पास नहीं है। तो ये लोग लेके आए थे, इनको पता था कि भाई या तो हम मारे जाएंगे या तो हम पकड़े जाएंगे, तो इन्होंने वो रास्ता चुन लिया। घिरे थे, भाग सकते नहीं थे, भागने की स्थिति नहीं थी इनके पास, क्योंकि वेपन भी थे पुलिस के पास, सब कुछ था। अगर ये भागते तो निश्चित पुलिस मारती इनको। इन्होंने सरेंडर किया, पुलिस ने पकड़ लिया। तो ये घटना नहीं होती अधिक पुलिस बल के रहने पर, ऐसा मैं इससे सहमत नहीं हूँ। माने आप तो उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा देते समय प्रयागराज में भी आपकी तैनाती रही है, और आपने अतीक अहमद और उसके पिता को भी गिरफ्तार किया है। अशरफ के भी क्राइम हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, तो किस तरह का था उनका? और अब तो नहीं रहे, वो हत्या हो चुकी है। तो जब आपने गिरफ्तार किया था उस समय और आज के परिवेश में क्या अंतर लगा? ये बहुत जघन्य अपराधी उस समय भी थे, इनको पॉलिटिकल पूरा शेल्टर मिल चुका था, ये विधायक इत्यादि हो चुके थे, इनकी हैसियत इस तरह की थी कि ये डिस्ट्रिक्ट के बड़े जो बड़े लोग होते, यूँ कह लीजिए, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी से कांटेक्ट में रहते थे। और मुझे लगता है कि प्रयागराज में किसी पार्टी का, किसी दल का कोई बड़ा नेता नहीं था जो अतीक के संपर्क में उस समय न रहा हो। स्पष्ट सी बात समझ लीजिए, कोई भी बड़ा नेता नहीं था जो संपर्क में न रहा हो जब मैंने किया था। वो ये 96 की बात है। अशोक साहू नाम का एक युवक था, वो सड़क पर जा रहा था, और ये अशरफ भी सड़क पर जा रहा था। गाड़ी को ओवरटेक करने को लेके कुछ कहासुनी हुई, पास देने को, ओवरटेक करने को लेके उतर के आपस में कहासुनी हुई, लेकिन वहाँ कोई और मारपीट तो नहीं हुई। फिर ये लोग चले आए। लेकिन अशोक साहू को जब ये पता लगा कि ये तो बहुत गलत हो गया, अतीक के भाई से मेरी बातचीत हो गई, तो फिर वो अतीक के घर पे गए और जाके उन्होंने माफ़ी मांगी, बहुत कस की हमसे गलती हो गई, मैं जानता नहीं था। अतीक ने कहा कि भाई तुमने गलती तो बहुत बड़ी कर दिया, लेकिन जाओ, कोई बात नहीं। और उसी के दूसरे या तीसरे दिन उसको सिविल लाइंस में सड़कों पर गोलियों से भून दिया गया, भून दिया गया। इसके बाद देखिए उस समय का ये देखिए कि भून करके किसी तरह से इसके विरुद्ध मुकदमा किसी तरह से पंजीकृत हुआ। तब की देन एसएसपी जो थे श्री, उन्होंने बड़ा प्रयास किया, रजनीकांत मिश्रा साहब ने, शायद पुलिस ने, तो उनको कॉन्फिडेंस में लिया घर के लोगों को, तब अशरफ नामजद करते हुए मुकदमा कायम हो गया। और आप समझिए FIR बन गई। इसके बाद इन सबों की कंस्पिरेसी ये थी कि
एक इंस्पेक्टर थे चंदौली में, उन्होंने इसको पूर्व में, घटना के पूर्व में ही अपने यहाँ इलिसिट वेपन में बंद करना दिखा दिया, मुकदमा कायम कर दिया। बाद में इन्वेस्टिगेशन करके इसको अनर्थ किया गया, लेकिन तब भी मुझसे इन्वेस्टिगेशन हटी, इनको गिरफ्तारी करने के पूर्व फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर वो इन्वेस्टिगेशन इलाहाबाद से CIS लखनऊ को चली गई। तो इससे आप समझ सकते हो कि किस तरह का इनका तंत्र में प्रभाव था, कैसे ये क्या करते थे। जैसा कि जुडिशरी में भी इनकी बेल वगैरह को आप देखते होंगे कि तमाम एक ऐसा अवसर ऐसा आया था कि कहा जाता है कि हाई कोर्ट के 10 जजेज ने इनकी बेल रिफ्यूज़ कर दिया एंटरटेन करने से। तो ये इनका प्रभाव था, इनका चाहे इनकी गुंडागर्दी कहिए, चाहे इनका एसोसिएशन कहिए, चाहे इनका वो भय इनका बहुत था माने, और ये काफ़ी भयाक्रांत करते थे लोगों को और ख़रीदते बेचते भी थे। जो करप्ट लोग थे वो इससे इन्वॉल्व होते थे, उनको अच्छी सुविधाएं दे देते थे, इसलिए पूरा तंत्र इनको सपोर्ट करता था। और माफिया तो भाई मैं फिर आपसे कहता हूं कि बिना सत्ता शीर्ष पे बैठे व्यक्ति के संरक्षण के माफिया नहीं बन सकता। अपराधी तो होगा, अपराध हमेशा होगा, लेकिन माफिया तभी बनेगा जब सत्ता शीर्ष उसको संभालेगा, सत्ता शीर्ष उसको संरक्षण देगा। तो इनके साथ यही था कि जो सत्ता शीर्ष पे थे, चीफ मिनिस्टर और इस तरह के लेवल के लोग इनको संरक्षित करते थे, इसलिए इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आप समझ लो ये पहली इनको सजा हुई है अभी जो आजीवन कारावास। जब इतना तंत्र ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने व्यक्तिगत प्रयास किया और उसकी पैरवी हुई, तब ये जाके एक सज़ा पा पाए। नहीं तो इतना बड़ा लंबा इतिहास, आज तक किसी मामले में इनको कोई न कन्विक्शन हुआ, न इनका कोई ट्रायल हुआ। वो 96 वाला जो केस है, अभी वो ट्रायल के लिए MP MLA कोर्ट इलाहाबाद में पहुंची है। चार्जशीट कहीं थी जैसा मुझे बताया गया। मैं चूँकि एक एविडेंस के लिए मुझे सम्मन मिला था, तो मैंने CID वालों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि साहब वहाँ पहुंचा है, क्या कहते हैं, MP MLA कोर्ट में, तो अब ट्रायल होगा उसका माने। तो सोच लिया आप कि इस तरह की इनकी स्थिति है, तंत्र इस तरह से इनके साथ है। तो इसलिए बड़े माफिया थे और खूब अपनी मनमानी इन्होंने किया। अंत में आकर के कर्मों का फल जो अपने आध्यात्म के हिसाब से हर व्यक्ति को मिलता है, मानव जीवन इसीलिए बना है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है। तो इनको भी अपने कर्मों का फल मिला और ये चले गए दोनों लोगों। असद का इनकाउंटर और अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद क्या लगता है कि अब जो अतीक का आपराधिक साम्राज्य था, अतीक की जो तूती बोलती थी इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वो अब ख़त्म हो गई है, या फिर जो उनके बेटे हैं वो इसको आगे लेके जा सकते हैं? देखिए, ख़त्म मतलब निश्चित रूप से अतीक और अशरफ का जो प्रभाव था वो तो ख़त्म हुआ, लेकिन अभी 2 बेटे उनके जेल में हैं। उनकी एक पत्नी है, सोचिए आप, लेडी है वो, और वो इतने दिनों से हमारी सारी एजेंसीज लगी हैं, उनको पकड़ नहीं पा रही है। इस बीच इस तरह की घटना हुई कि उसका एक बेटा मारा गया, उसके पति मारे गए, उसके देवर मारे गए, फिर भी वो सामने नहीं आए। तो आप सोचिए कि किस तरह का क्रिमिनल माइंड फ्रेम उसका है, माने इस तरह के मर्डर को उसने कंस्पिरेट किया। तो अभी कुछ कहना बेमानी होगा, लेकिन निश्चित रूप से अतीक और अशरफ का तो अंत हुआ ही माने। तो ये थे हमारे साथ रिटायर्ड डिप्टी SP धीरेन्द्र राय जी, जिन्होंने सबसे पहले प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके पिता को गिरफ्तार भी किया था। और ऐसे में अब अतीक अहमद और अशरफ के इनकाउंटर के बाद, असद हत्या के बाद और असद के इनकाउंटर के बाद इन्होंने बताया है कि अतीक और जो अशरफ है उनके आपराधिक साम्राज्य का तो पूरा खात्मा हो गया है, लेकिन अभी उसके बेटे हैं, वो जेल में हैं, उसकी पत्नी है। तो कहीं न कहीं से अभी पूरी तरीके से इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और ये जो घटना हुई है पुलिस कस्टडी में, जो मारे गए हैं अतीक अहमद और अशरफ, तो इन्होंने ये भी बताया कि सब समाज के इसको जो है स्वीकार नहीं करेगा। दुर्गा किंकर सिंह, UP तक, मऊ।